सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि है फंक्शन और एरेज। सो इस वीडियो में हम फंक्शंस और एरे को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। सो आज की इस वीडियो का जो काम है वो बोर्ड के ऊपर हम नहीं करेंगे, हम सारा जो काम है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही हम इंटेलिजे में सारा साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि फंक्शंस क्या होते हैं और एरेज क्या होते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स इन कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक की डिस्कशन कर ली है। बेसिकली हमने स्टार्टिंग से लेकर लूप्स तक अपने कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस और एरे को। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फंक्शन के कंसेप्ट के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में कि हमने यहाँ पर एक function.kt नाम की फाइल बना ली है और उसमें मैंने मेन फंक्शन को यहाँ पर राइट कर दिया है। अब फंक्शन के कंसेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, हमने फंक्शन को यूज ही क्यों करना है। सो फंक्शन को यूज क्यों करना है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है और मैंने आपको बोला है कि आपने दो नंबर्स का सम करवाना है। आप बोलोगे कि बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है, हमने सिंपली दो वेरिएबल बनाने हैं ए और बी और उसके आंसर को हमने सी में स्टोर करवा के ए प्लस बी करके उस आंसर को हमने प्रिंट करवा देना है। अब ये तो सिंपल सी बात है, ये कोई भी कर लेगा। अभी तक अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियोस को देखा होगा तो आपको बहुत ही आसानी के साथ ये प्रोग्राम कैसे राइट करना है उसके बारे में पता होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि आपने दो नंबर्स का सम करवाना है, लेकिन आपने उस सम को करवाना है 50 टाइम्स। अब आप बोलोगे कि ये कैसा प्रोग्राम है, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। आप बोलोगे कि चलो ठीक है, स्टेटमेंट मिली है, हमने इसको सॉल्व तो करना ही है। अब आप क्या करोगे, अभी आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता। अब क्या करोगे आप कि आप अपने मेन फंक्शन में जाओगे, यहां पर राइट कर दोगे ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। सो इतनी आप लाइंस आगे 50 टाइम्स राइट कर देंगे और आप बोलोगे कि मैंने तो प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मैं बोल सकता हूं कि ठीक है, क्योंकि अभी आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता। लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा फंक्शंस के बारे में तो मैं बोलूंगा कि ये प्रोग्राम गलत है, क्योंकि आपने ऐसा टास्क करने के लिए फंक्शंस को यूज करना है। सो अब फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि तब ही एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। सो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा। बेसिकली फंक्शन एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम एक ब्लॉक ऑफ कोड राइट करते हैं और उस ब्लॉक को हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब हमें उसकी जरूरत हो और उस ब्लॉक को हम कॉल करते हैं कि आ भाई मेरा काम कर दे। सो आई होप कि थ्योरेटिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा फंक्शन क्या है। लेकिन यहां पर मैं एक सबसे पहले दो नंबर्स को सम करवाने का ही फंक्शन बना देता हूं ताकि आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से पता चल सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम कोड राइट करते हैं वो राइट करते हैं मेन फंक्शन में, और ये जो मेन है ये भी एक फंक्शन ही है। मींस की जो हमारा जेवीएम है, जब जेवीएम हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ही कॉल करता है, मींस की मेन फंक्शन को ही ढूंढता है और जो भी हमने मेन फंक्शन में राइट किया होता है वो ही एग्जीक्यूट होता है और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। सो ये अगर आपने फर्स्ट वीडियो भी देखी होगी तो आपको पता होगा। सो अब मैंने यहां पर एक खुद का फंक्शन बनाना है। मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी है कि आपने दो नंबर्स का सम करवाना है लेकिन 50 टाइम्स। अब मैंने क्या करना है, मैंने ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 50 टाइम राइट करने की बजाय एक फंक्शन बना देना है और वो फंक्शन होगा जो कि दो नंबर का सम करवाता है। और फंक्शंस को हम मेथड भी बोलते हैं। अगर आपको कोई बोले कि दो नंबर्स को सम करवाने का मेथड बनाओ तो उस वो भी मतलब सेम ही है, वो भी आपको फंक्शन बनाने के लिए ही बोल रहा है। सो फंक्शंस को हम मेथड्स भी बोलते हैं। मैं यहां पर राइट कर देता हूं आल्सो नोन एज मेथड। ठीक है, फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं। सो फंक्शन इज आल्सो नोन एज मेथड। अब हमने यहां पर एक फंक्शन बनाना है जो कि दो नंबर का सम करवाता है। फंक्शन को बनाने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है फन। सो फन कीवर्ड हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाना है तो हमें राइट करना पड़ेगा फन, और फन के बाद हमने राइट करना है उस फंक्शन का नेम कि इस फंक्शन का
क्या नेम होगा। अगर आप किसी को आवाज लगाते हैं तो उसके नाम से ही आवाज लगाते हैं। सो हमने भी इस फंक्शन को कॉल करनी है जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इस फंक्शन का भी नेम होना चाहिए। सो इसका हम नेम राइट कर देते हैं टू नंबर सम। ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया है, और फंक्शन बनाने का जो सिंटैक्स है वो आप अच्छे से नोट कर लें कि सबसे पहले फन कीवर्ड हम यूज करते हैं, उसके बाद उस फंक्शन का नेम राइट किया जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट्स, जिन्हें कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं, इनको जरूर लगाना है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं तो उसके साथ हम पैरेंथेसिस जरूर यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है प्रिंट, जो कि मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके आगे भी हमें पैरेंथेसिस मिलती है, और इन पैरेंथेसिस में हम अपने मैसेज को राइट करते हैं कि क्या हमें प्रिंट करवाना है। सो फंक्शन की पहचान ही वहां से होती है जहां पर ये पैरेंथेसिस लगी होती हैं। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पैरेंथेसिस लगाना मस्ट है। सो ये हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को एक हिसाब का आप बोल सकते हैं कि अपने फंक्शन को स्ट्रक्चर दे दिया है कि ये एक फंक्शन है, इसका नाम है टू नंबर सम। अब यहां पर हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स लगाकर, बेसिकली करली ब्रेसेस लगाकर एक ब्लॉक बना दिया है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम राइट करेंगे वो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि ये फंक्शन क्या करता है, ये दो नंबर्स का सम करवाता है, लेकिन अभी तक हमने इसको नंबर्स तो दिए नहीं, अब नंबर्स भी हम इस फंक्शन में ही इसको देंगे। सो हमने यहां पर राइट करना है where I is equals to 6 और where j is equals to 6। अब बाकी जो काम है वो जैसे हम मेन फंक्शन में करते आए हैं वैसे ही हमने यहां पर अपने लॉजिक को राइट करना है, और हम दो नंबर्स का सम ही करवा रहे हैं, तो एक आंसर वेरिएबल में i प्लस j को स्टोर करवा देते हैं, और एट द एंड हम आंसर की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट जगह के ऊपर हम प्रिंट एलन को यूज कर लेते हैं। सो ये हमने एक छोटा सा यहां पर प्रोग्राम बना दिया, मींस कि एक फंक्शन बना दिया जो कि सबसे पहले दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, उसके बाद आंसर को निकालता है i प्लस जे करके, मींस कि दो नंबर्स का सम निकालता है, और उसके बाद उस आंसर को प्रिंट करवा देता है। अब ये हमने अपना फंक्शन बना लिया जिसका नाम है टू नंबर सम। अब हम जाते हैं अपने मेन फंक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि मेन फंक्शन के बाहर हम जो भी राइट करें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो जेवीएम है उसने हमारे मेन फंक्शन को ही ढूंढना है। मींस कि जो जेवीएम है वो सबसे पहले किसे कॉल करता है, मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन में जो भी हमने राइट किया है वो ही एग्जीक्यूट होता है, और हमारे प्रोग्राम में जो राइट हमने किया है वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। सो अब यहां पर आप देख सकते हैं मेन फंक्शन में तो हमने कुछ राइट ही नहीं किया, मेन फंक्शन तो पूरा खाली बैठा है। सो अगर हम यहां पर करंट फाइल को सिलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट कर दें अपने प्रोग्राम को, तो ये कोई भी हमें आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। सो यहां पर कंपाइलिंग चल रही है, अभी देख भी लेते हैं कि क्या आउटपुट आती है या नहीं आती। सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो एम्प्टी है। अब जो हमने ये फंक्शन बनाया है टू नंबर सम वाला, इसे एग्जीक्यूट करना है। मींस कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस कोड को एग्जीक्यूट तो करता है, इस कोड को चलाता तो है, लेकिन तब ही चलाता है जब इसे हम कॉल करते हैं। सो इसे कॉल कैसे करनी है, हमने अपने मेन फंक्शन में जाकर इस टू नंबर सम वाले फंक्शन को कॉल करनी है कि आओ भाई, मेन फंक्शन टू नंबर सम वाले फंक्शन को बोल रहा है कि आओ भाई दो नंबर्स का सम करवा के दो। सो हमने इसे कॉल करनी है। कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम है टू नंबर सम। जैसे ही मैंने यहां पर टू राइट किया तो यहां पर सजेशन आ चुकी है, और ये हमने अपने मेथड को, अपने फंक्शन को कॉल कर ली है। अब अगर इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब हमारे आउटपुट में आंसर आ जाएगा 12। 6 + 6 is 12। सो कुछ इस तरीके से जो फंक्शंस का कंसेप्ट है वो चलता है। आई होप कि आपको फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा, और मेन फंक्शन में कैसे हमने कॉल करनी है किसी अपने बनाए हुए फंक्शन को, उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। सो ये तो हो गया कि हमने खुद का एक फंक्शन कैसे बनाना है, और आई होप कि आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप एक बिगिनर है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया
फन कीवर्ड को यूज करके और उसका नाम दिया अपने फंक्शन का, और पैरेंथेसिस जरूर लगानी है क्योंकि ये मस्ट है। किसी भी फंक्शन के आगे हमें ये पैरेंथेसिस लगानी होती है, इसी पैरेंथेसिस से पहचाना जाता है कि ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन काम क्या करेगा वो हमने इस ब्लॉक में राइट कर दिया। ये सबसे पहले i और j को इनिशियलाइज करेगा 6 वैल्यू, और उसके बाद आंसर वाले वेरिएबल में i प्लस j करके स्टोर करवा देगा, और फोर्थ लाइन में ये जो फंक्शन है ये उस आंसर को प्रिंट करवा देगा। अब ये काम करेगा लेकिन तब करेगा जब इसे हम कॉल करेंगे। सो हम जाएंगे अपने मेन फंक्शन में, क्योंकि हमें पता है जब तक हमारा मेन फंक्शन एम्प्टी है कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, जो हम अपने मेन फंक्शन में राइट करते हैं वही एग्जीक्यूट होता है। सो अपने मेन फंक्शन में हमें इस फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। सो हमने अपने मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल की है यूजिंग फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। सो जैसे ही हमने इसको कॉल की तो हमारी आउटपुट में जो सम था वो आ चुका है। आई होप कि आपको बेसिक फंक्शन कैसे बनाना है, एक सिंपल सा फंक्शन कैसे बनाना है वो आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमने इस फंक्शन को कोई वैल्यूज देनी है, मींस कि अपने मेन फंक्शन से हमने कुछ वैल्यू अपने बनाए हुए फंक्शन में देनी है, तो वो कैसे देते हैं, और उन वैल्यूज को हम देते हैं यूजिंग पैरामीटर्स। अब हम ये देखते हैं पैरामीटर्स का कंसेप्ट क्या है और कैसे हमने अपने मेन फंक्शन से कुछ वैल्यूज अपने फंक्शन को देनी है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आपके घर कोई प्रॉब्लम हो गई है, मींस की कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आपके गांव में कोई ऐसा बंदा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम जानता है, ठीक है, लेकिन उसके घर में टूल्स नहीं है। अब आपके पास टूल्स हैं, आप मेन फंक्शन है, और जो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने वाला बंदा है वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जैसे कि हमने अभी बनाया। अब आपके पास टूल्स हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा है उसे इलेक्ट्रिसिटी ठीक करनी तो आती है लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है। अब जो मेन फंक्शन है जो कि आप हैं, आप इस बंदे को टूल्स देंगे और ये बंदा आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ठीक कर देगा। सो कुछ इसी तरह से अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हमने अपनी जो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो हम पास करेंगे मेन फंक्शन से, और उन वैल्यूज को लेकर हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमने अभी अभी बनाया है वो काम करता है। सो इसे हम अब डिस्कस करते हैं, पैरामीटर के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है 2 नंबर सम वाला फंक्शन, ये अभी अपनी मर्जी की वैल्यूज ले रहा है, मींस कि ये वैल्यूज भी अपने अंदर ही डिफाइन कर रहा है और उनका आंसर निकाल कर आउटपुट में प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी खुद की वैल्यूज दें, मींस कि मेन फंक्शन चाहता है कि मैं अपनी वैल्यूज दूं और ये फंक्शन सिंपली उनका सम निकाल कर मेरे को दे, खुद अपनी वैल्यूज को ना लगाए। सो हम यहां पर क्या करेंगे, इन वैल्यूज वाले वेरिएबल्स को हम यहां पर डिलीट कर देंगे और इन पैरेंथेसिस में हम अपने वेरिएबल्स को यहां पर लगा देंगे और इन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। जो हमने वेरिएबल्स पैरेंथेसिस में डिफाइन किए हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर्स। सो यहां पर मैं एक i वेरिएबल बना देता हूं जो कि इंटीजर टाइप का है और दूसरा बना देता हूं j जो कि इंटीजर टाइप का है। अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आया है कि हमने यहां से वेरिएबल्स को हटाकर इन पैरेंथेसिस के बीच में दे दिया है। अब ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो कि मेन फंक्शन से, जहां से इसको कॉल आ रही है वहां से वैल्यूज को लेता है और उन वैल्यूज का सम निकालता है। अब हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर हमने मेन फंक्शन में इसको कॉल की है तो यहां पर एक छोटा सा एरर आ रहा है। तो वो एरर कौन सा है, नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर i, नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर j। मींस कि ये मेन फंक्शन को बता रहा है कि आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं वो दो इंटीजर वैल्यूज लेता है, i और j की वैल्यूज को लेता है, लेकिन आपने उन वैल्यूज को पास नहीं किया। तो हम यहां पर सिंपली दो वैल्यूज को पास कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले i की वैल्यू पास कर दी है 2 और j की वैल्यू पास कर दी है 4। सो हमने जब इसको कॉल की है तो मेन फंक्शन ने दो वैल्यूज इस फंक्शन को पास की है, मींस कि इलेक्ट्रिसिटी वाले बंदे को हमने टूल्स दे दिए हैं जो कि उनके पैरेंथेसिस में हमने पास कर दिए हैं और वो बंदा अब इसके ऊपर इन टूल्स को यूज करके आंसर निकालेगा और प्रिंट कर देगा। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 वैल्यू आ चुकी है, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने वैल्यूज को पास करना है किसी यूजर डिफाइंड
फंक्शन में, ताकि वो उन वैल्यूज के ऊपर काम कर सके और हमें हमारे अकॉर्डिंग आंसर मिल सके। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हमारा जो इंटेलिजे है वो बहुत ही अच्छे से हमें बताता है कि i की वैल्यू वहां पर हो चुकी है 2 और j की वैल्यू वहां पर हो चुकी है 4, क्योंकि हमने ये जो वैल्यूज यहाँ पर पास की हैं वो यहाँ पर असाइन हो चुकी है। मींस कि i की वैल्यू हो चुकी है 2 और j की वैल्यू हो चुकी है 4। अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज को चेंज कर दें, जैसे कि मैं फर्स्ट वैल्यू को 3 कर दूं और सेकंड वैल्यू को 5 कर दूं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है 8 वो यहाँ पर आ चुका है। सो हमने अभी तक ये देख लिया कि फंक्शन क्या होता है और ये भी देख लिया कि कैसे हमने वैल्यूज को पास करवाना है, मेन फंक्शन से कैसे हमने वैल्यूज को पास करवाना है। सो इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अब जो फंक्शन का लास्ट कंसेप्ट है वो यहाँ पर आता है कि हम फंक्शन से जो वो आंसर प्रोड्यूस कर रहा है वो रिटर्न भी करवा सकते हैं। मींस कि जो ये कंसेप्ट है ये कुछ ऐसे चलता है कि मेन फंक्शन ने फंक्शन को वैल्यूज दी और फंक्शन ने उन वैल्यूज के ऊपर काम किया, आंसर प्रोड्यूस किया, और फिर से जो फंक्शन है वो उन वैल्यूज को प्रिंट नहीं कराएगा, वो फिर से मेन फंक्शन को ही रिटर्न कर देगा जो फाइनल आंसर आएगा। अब ये कैसे कर सकते हैं? सो जब हमने अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है तो हमें इन पैरेंथेसिस के बाद कॉलन लगाकर राइट करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करवाएगा। अब हमारा ये जो फंक्शन है ये तो सम ही प्रोड्यूस कर रहा है और जो सम होगा वो इंटीजर में ही होगा। सो हमने यहां पर राइट कर दिया इंट। अब ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन बन गया जो कि दो वैल्यूज मेन फंक्शन से लेता है और उन वैल्यूज के ऊपर काम करने के बाद फिर से जो आंसर आता है उसे रिटर्न कर देता है मेन फंक्शन को। आई होप कि आपको पता चला होगा कि ये एक ऐसा फंक्शन बना है जो कि मेन फंक्शन से दो वैल्यूज को लेता है, उन वैल्यूज का सम निकालता है और जो आंसर आता है उसे फिर से मेन फंक्शन को ही रिटर्न कर देता है। लेकिन अभी ये रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न तब करेगा जब हम इस प्रिंटलन को हटाकर यहां पर राइट कर देंगे रिटर्न आंसर। सो एक छोटी सी लाइन को हमने चेंज किया है, रिटर्न आंसर राइट कर दिया है प्रिंट एलन की जगह के ऊपर। अब ये क्या करेगा, ये मेन फंक्शन से i और j की वैल्यूज को लेगा, उनका आंसर निकालेगा और जो आंसर होगा वो फिर से इस मेन फंक्शन को ही रिटर्न कर देगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता चला होगा और मैं आपको ये कहता हूं कि प्लीज इस कंसेप्ट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में जरूर चलाकर देखना और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है फंक्शंस का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉइड में हम ज्यादा फंक्शंस को ही यूज करते हैं। सो अब हमारे मेन फंक्शन को कोई वैल्यू आ रही है, मींस कि ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। अब उस वैल्यू को हमने अपने मेन फंक्शन में कहीं स्टोर भी करवाना है। सो वो स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे i और अब यहां पर हम इस i वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है उसे प्रिंट कर देते हैं। सो एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं, फिर आपको इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो आंसर है वो 8 आ चुका है। हमने 3 और 5 जो पैरामीटर्स हैं उनको पास किया था, तो यहां पर 8 जो वैल्यू है वो आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉलिंग है हमारे फंक्शन की वो कैसे हुई है। सबसे पहले तो मेन फंक्शन चलेगा, ठीक है। मेन फंक्शन चला क्योंकि जेवीएम सबसे पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। मेन फंक्शन में हमने क्या बोल दिया कि एक i वेरिएबल बनाइए, उसमें वैल्यू कौन सी है, i वेरिएबल में वैल्यू कौन सी आएगी, वो वैल्यू आएगी इस 2 नंबर सम से। मींस कि हमने वैल्यू डायरेक्टली देने की बजाय एक फंक्शन को कॉल कर दी है। अब जैसे ही इस फंक्शन को कॉल होगी तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि i और j की वैल्यू लेता है मेन फंक्शन से। जरूरी नहीं मेन फंक्शन, कहीं पर भी इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो ये वहां से वैल्यूज को लेगा, लेकिन यहां पर हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 2 नंबर सम फंक्शन है ये वैल्यूज ले रहा है मेन फंक्शन से। अब i और j की वैल्यू तो मेन फंक्शन से आ रही है, सो यहां पर i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू हो जाएगी 5। अब ये जो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो हमने इसकी हेडिंग, मैं इसको हेडिंग बोल सकता हूं, हमने इसकी हेडिंग में ही बता दिया है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि 2 नंबर्स इंटीजर टाइप के
मेन फंक्शन से लेता है और साथ ही साथ एक वैल्यू रिटर्न भी करता है जो कि इंटीजर टाइप की है। सो यहां से हमने ये भी इसको बताया है। अब जैसे ही मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल होगी तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, j की वैल्यू 5 हो जाएगी। आई होप कि आपको इतना पता होगा। अब जैसे ही i और j की वैल्यू असाइन हो जाएगी तो फिर ये फंक्शन अपना काम शुरू करेगा। काम क्या करेगा? i प्लस j करके आंसर वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब इतना काम करने के बाद नेक्स्ट लाइन हमने क्या राइट की है? रिटर्न आंसर। मींस कि ये जो फंक्शन है इसने आंसर को प्रिंट नहीं करवाना, इसने आंसर को रिटर्न कर देना है जहां से भी इसको कॉल आई है। तो इसीलिए इस आंसर की जो वैल्यू है वो इस आई वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। सो यहां पर आई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी और जैसे ही वैल्यू आएगी, रिटर्न होकर वैल्यू आएगी, तो यहां पर इस आई वेरिएबल वाली वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में हम पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, पैरामीटर्स को कैसे राइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चला होगा कि कैसे हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि वैल्यूज को रिटर्न करता है। आई होप कि आपको फंक्शन के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अब हम मूव करते हैं एरे के ऊपर और एरे को समझने की कोशिश करते हैं कि एरे क्या होता है। सो अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता चला तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और आपको फंक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम फंक्शन को छोड़कर मूव करते हैं एरे के ऊपर और यहाँ पर मैं एक नई कॉटलिन की फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ एरे। अब अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल को डिस्कस किया है। वेरिएबल में हम सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम सेम वेरिएबल में कोई और वैल्यू असाइन कर दें तो वो जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है, मींस की प्रीवियस वैल्यू गायब हो जाती है, न्यू वाली वैल्यू उस वेरिएबल में आ जाती है। सो ये है वेरिएबल का कंसेप्ट, ये आपको पता भी होगा। अब एरे क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाना है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं सभी मार्क्स। मींस कि आपके पास हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और साइंस, इन सभी 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के, और आपने इन मार्क्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना है। मींस कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टूडेंट 1 हिंदी मार्क्स एक वेरिएबल बना दिया, उसमें हिंदी के नंबर डाल दिए, फिर स्टूडेंट 1 इंग्लिश मार्क्स, फिर उसमें इंग्लिश के नंबर डाल दिए। ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ स्टूडेंट के नाम का एक ही वेरिएबल बनाना है और उसमें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, साइंस, इन चारों सब्जेक्ट्स के नंबर्स को आपने डालना है। अब ऐसा अगर हम वेरिएबल के साथ सोचें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल में अगर हम एक नई वैल्यू साइन करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू को वो डिलीट कर देता है, ओवरराइट कर देता है, और नई वाली वैल्यू को वो अपने अंदर स्टोर करवा देता है। मींस कि न्यू वाली वैल्यू भी उसकी करंट वैल्यू होती है, प्रीवियस वैल्यू को वो खत्म कर देता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है एरे का। मींस कि एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं विद वन नेम। मींस कि एक ही वेरिएबल को बनाकर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं और उस चीज को हम बोलते हैं एरे। एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू विद वन नेम। सो आई होप कि आपको एरे के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। अभी हम यहाँ पर अपने मेन फंक्शन को बनाते हैं और फिर हम यहाँ पर एक एरे बनाते हैं और फिर आपको एरे के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं एक एरे बनाने जा रहा हूँ where ARR इज इक्वल्स टू। अब एरे को कैसे बनाना है? सो एरे को बनाने का एक बहुत ही आसान सा सिंटेक्स है, वो है एरे ऑफ। फंक्शन को यूज करना है, जैसे कि हमने पहले फंक्शन को डिस्कस किया कि जिसके आगे ये पैरेंथेसिस है वो एक फंक्शन होता है। अब हमने एरे ऑफ फंक्शन को यूज करना है और इसमें हम जो भी वैल्यूज को एंटर करवाएंगे, जैसे कि 10, 20, 30 और 40, ये एक हमें एरे बना देगा। मींस कि एक एरे जिसमें कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं लेकिन एक ही नाम से। अब यहां पर हमने क्या किया कि हमने टोटल 4 वैल्यूज यहां पर स्टोर करवाई हैं, लेकिन ये चारों की चारों वैल्यूज इस ARR नाम से ही स्टोर हुई हैं। मींस कि हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा लिया है। सो ये है एक सिंटेक्स एरे को बनाने का। आई होप कि आपको पता चला होगा। अब ये हमने एक एरे तो बना लिया, लेकिन अब हमारे पास इस एरे में मल्टीपल वैल्यूज हैं। मींस कि इसमें हिंदी के मार्क्स भी हैं, इसमें किसी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स भी हैं, इसमें किसी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स भी हैं। सो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं।
अब हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को यहां से एक्सेस करना है, मींस कि हमने देखना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स कितने हैं। मान लेते हैं कि आपने उस स्टूडेंट के हिंदी के जो मार्क्स हैं वो पहले नंबर पे स्टोर करवाए हैं। अब हमने इस एरे में से सबसे पहली वैल्यू को एक्सेस करना है, मींस कि आपके पास ये एक सीक्वेंस बन गया है 10 का, एक सीक्वेंस बन गया है 10, 20, 30 और 40। सो आपने इन वैल्यूज को एक्सेस करना है। सो वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए एरे में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे कि हम इंडेक्स बोलते हैं। मींस कि एक एरे में से हमने अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो करने के लिए हम इंडेक्स को यूज करते हैं, जैसे कि, और जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। मींस कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो उसका इंडेक्स है 0। मींस कि अगर हमने किसी एरे के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, फर्स्ट वैल्यू को यूज करना है, तो वो करने के लिए हम सिंपली यहां पर इंडेक्स को यूज करेंगे। और जैसे ही मैं यहां पर ARR ऑफ 0 राइट करूंगा तो हम देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। सो यहां पर प्रिंट हो जाएगा 10। यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 जो है वो प्रिंट हो चुका है। सो आई होप कि आपको इंडेक्स के बारे में भी पता चला होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि एक एरे में से, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हैं जिन्हें कि हमने सेपरेट किया है कॉमा के साथ। अब एक एरे में से अगर हमने एक वैल्यू को एक्सेस करना है, किसी भी वैल्यू को अगर हमने एक्सेस करना है, तो वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। अगर आपके एरे में 4 वैल्यूज हैं तो इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, मींस कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स हो जाएगा 3। और अगर हम अपने प्रिंट वाले फंक्शन में राइट करेंगे ARR ऑफ 3, मींस कि इस एरे में से थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो कौन सी है, तो वो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। सो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास आ चुकी है 40। सो आई होप कि आपको इंडेक्स के बारे में पता चल गया होगा कि हमारे पास जो एरे है अगर हमने उसमें से वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स को, और इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है, कैसे हमने किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है। एलिमेंट आप वैल्यू भी बोल सकते हैं। सो मैं एक बार यहाँ पर प्रिंट 0 राइट कर, एरे ऑफ 0 इंडेक्स राइट करके फिर आगे एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स भी राइट कर देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मेन मोटिव मेरा ये है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आपको लग सकता है कंसेप्ट, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो साथ ही साथ क्लियर भी होते जाएंगे। सो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस मस्ट है। जरूर आपने अपने पीसी के ऊपर जाकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। सो यहाँ पर मैंने क्या राइट कर दिया, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है कि प्रिंट कर दीजिए एरे इस ARR के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, फिर सेकंड वाले पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, और फिर थर्ड वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। सो इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये एक ही लाइन में 10, 20, 30, 40 हमें प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि हमने प्रिंट एलन तो यूज नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे एरे के जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हमने 4 स्टोर करवाई हैं, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स कंसेप्ट। और जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमने किसी भी एरे की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए ही नहीं यूज किया जाता, इंडेक्स के साथ हम किसी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक एरे बनाया है एक स्टूडेंट का जिसका नाम है अमन, ठीक है, हमने सिंपली इस एरे का नेम चेंज कर दिया है अमन। हम चाहते हैं कि हमने इसके मार्क्स स्टोर करवाए हैं। सो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 10 वैल्यू है ये 10 नहीं है, ये 15 है, मींस कि हम इस फर्स्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। सो वैसा करने के लिए हमने यहां पर सिंपली राइट करना है कि जो अमन एरे है उसके 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 10, वो 10 नहीं है, हमने उस वैल्यू को चेंज करना है, हमने उस वैल्यू को अपडेट करना है। सो हमने उस वैल्यू को कर देना है 50। सो अब अगर हम यहां पर प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एलन अमन एरे के 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो यहां पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर 10 की जगह के ऊपर 15 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया है।
तो ये जो काम है ये सेम वेरिएबल की तरह ही है, लेकिन यहां पर हम इस इंडेक्स को यूज कर रहे हैं क्योंकि जो ये सभी वैल्यूज हैं ये एक ही नाम के ऊपर स्टोर हैं अमन के साथ। सो इन वैल्यूज को डिफरेंशिएट किया गया है बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। सो अब हमने एरे का जो बेसिक है उसे अच्छे से समझ लिया है, और अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो ये है कि अब हमने इस एरे को करना है ट्रैवर्स। मींस कि एट द एंड ये जो एरे है ये एक सीक्वेंस है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एक एंडिंग पॉइंट है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी लूप्स वाली, तो वहां पर हमने एक लूप डिस्कस किया था जो कि था फॉर लूप, और जो फॉर लूप था वो एक सीक्वेंस, एक रेंज के ऊपर ही काम करता था। अब यहां पर भी हमारे पास एक रेंज है जो कि एक एरे है, ठीक है, और एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट भी है जो कि 0th इंडेक्स के साथ है और एंडिंग पॉइंट उसकी लेंथ तक है। सो हमने यहां पर इस एरे को करना है ट्रैवर्स। तो इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हमने यहां पर अप्लाई करना है फॉर आई इन अमन, मींस की अमन एरे में इस आइटरेटिव आई वेरिएबल को लगा दीजिए और सिंपल सी बात है प्रिंट एलन कर दीजिए आई की वैल्यू को। अब ये जो फॉर लूप है ये मेरे को लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से पता चल सके। अब मैंने इस एरे को ट्रैवर्स कर दिया है, जैसे हम स्ट्रिंग को यूज करते थे, स्ट्रिंग का भी इंडेक्स होता है। अगर हमने स्ट्रिंग की फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम स्ट्रिंग का नेम और 0 राइट कर देते हैं, इसकी इंडेक्स राइट कर देते हैं, तो वो फर्स्ट वाला कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है। वैसे ही एरे का कंसेप्ट है, एरे में भी इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने एरे को ट्रैवर्स कर लिया है। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया है। सो ये हमने अपने एरे को ट्रैवर्स कर दिया है। अब जो भी हम कंडीशन वगैरह लगाना चाहते हैं यहाँ पर हमने इस फॉर लूप में प्रिंट किया है। आप इस फॉर लूप के ऊपर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इफ i इज इक्वल टू 10 है तो आप वैल्यू को ना प्रिंट करवाइए, आप सिंपली प्रिंट करवा दीजिए इट इज 10, आप एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दीजिए। और अगर i की वैल्यू 10 नहीं है तो सिंपली आप नंबर प्रिंट करवा दीजिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं जब वैल्यू 10 हुई i की फर्स्ट के ऊपर ही, तो यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है इंट इट इज 10, और बाकी जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको एरे के बारे में पता चला होगा कि कैसे हम एरे बना सकते हैं, एरे के किसी भी एलिमेंट को कैसे हमने एक्सेस करना है बाय यूजिंग द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है, और साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम इंडेक्स को यूज करके किसी एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स वाली वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम एक एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एक स्ट्रिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, वैसे ही जो एरे है वो भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आप बोल सकते हो। हम जो एरे है वो नंबर्स का एरे भी बना सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स का एरे भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और एरे क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एट द एंड में आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप इन कंसेप्ट को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। सो प्लीज इन कंसेप्ट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में जरूर एग्जीक्यूट करके देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें अगर आप एक बिगिनर हैं। और आगे हम एंड्रॉइड को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।